अस्सलाम वालेकुम, माजिद मकसूद है। आज हम बात करेंगे जो लेट की टेस्ट गालिबन 13 नवंबर की है। और इस टेस्ट के लिए हमारे बच्चों को क्या करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे बहुत परेशान हैं कि ये टेस्ट जो है वो कैसे देंगे हम लोग। और बहुत सारे बच्चे जो ओवर कॉन्फिडेंट है, तो टेस्ट में कुछ भी नहीं आता, ये बड़ी आसान है और कुछ भी होगा और ये और वैसा और वैसा। ये दो किस्म की कैटेगरी हमारे बच्चों की होती है ज्यादातर। एक ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और एक का कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो होता है कि कैसे हो। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि इस टेस्ट को देने के लिए आपको क्या करना चाहिए। अभी भी हमारे पास तकरीबन कोई 10 दिन पड़े हुए हैं। अगर आप 10 दिन की स्ट्रेटेजी भी बनाए तो अगर आपके पास कुछ ना कुछ आपकी स्टडी है और आपने इंटर तक अच्छा पढ़ा हुआ है तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अब आइए इसकी थोड़ी सी सिलेबस को बात करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें आपको केसेस और एक आपको इसमें पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी होती है। ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट दोनों के नंबर्स मिला के हमारे पास 25 नंबर होते हैं। अब ये इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जो जुमले नहीं बना सकते, वो भी चाहते हैं कि हम इंग्लिश में ऐसे लिखें। देखिए बेटा, अगर आप जुमले नहीं बता सकते इंग्लिश के तो आपको इंग्लिश में अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। ये मेरा आपको मशवरा है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़े हुए हैं और इंग्लिश में बातें कर सकते हैं, और अगर आप थोड़ी बहुत अखबार और वो भी पढ़ते हैं, डायरी वगैरह लिखते हैं, लिखने का कोई काम आपने किया हुआ है, तो आप बेशक इंग्लिश में लिखें। लेकिन आपने ये कुछ भी नहीं किया हुआ और आप सोच रहे हैं कि मैं ये ऐसे पढ़ के और रट्टा लगा के मैं इंग्लिश में ऐसे कर दूंगा, तो ये आपके बात फेवर में नहीं जाए। ये जरूरी नहीं है कि ऐसे जो आपने याद किया हुआ और वो भी आ जाए, जरूरी नहीं है, ये कोई भी ऐसे आ सकता है। तो ऐसे बच्चे जिनकी इंग्लिश बिल्कुल वीक है, उनको सबसे पहले तो वो इंग्लिश की तरफ कर दें कि मैं इंग्लिश में अटेम्प्ट कर दूंगा। क्योंकि मैं उसको इंग्लिश नहीं आती, वो इंग्लिश में अटेम्प्ट नहीं कर सकता, वो एलिजिबल ही नहीं है इंग्लिश के लिए, कैपेबल ही नहीं है। तो उसको सबसे पहले तो उर्दू में एसेज लिखने चाहिए। तो उर्दू को लिखने के लिए अगर 10 दिन है आपके पास, आप डेली प्रैक्टिस करें और 10 ऐसे, कम से कम 12 ऐसे आप लिखें। जब आप 10-12 ऐसे की प्रैक्टिस डेली करेंगे 2-3 मरतबा, तो आप यकीन करें आपके पास अल्फाज का जखीरा है। और उसके बाद आप कोई भी ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में भी ऐसा होता है, लेकिन इंग्लिश आपके अगर आप लिखते नहीं है, आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आप जुमले नहीं बना सकते, तो आप फिर बहुत सारे मिस्टेक करते हैं। लेकिन उर्दू तो हम समझते हैं ना, तो उर्दू में अगर आप प्रैक्टिस करेंगे फिर किसी पे भी ऐसे आ गया तो आप थोड़ा बहुत लिख सकेंगे। ठीक है, तो 200 अल्फाज हमें लिखने हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट ऐसे हैं, मैं वो उनकी थोड़ी सी निशानदेही कर देता हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, कौन कौन से ऐसे हैं जिसमें आपको पढ़ने चाहिए। सबसे पहले देखिए, हमारे पास कायदे आजम और अल्लामा इकबाल, ये बहुत कम आए हैं, लेकिन फिर भी हम पढ़ाते हैं कि आप कायदे आजम और अल्लामा इकबाल उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ये आपको बता दूं, ये ऐसे बहुत कम आते हैं, लेकिन हम पढ़ाते जरूर हैं, स्टार्ट हम हिंदी से लेते हैं। तो आपको कायदे आजम और अल्लामा इकबाल के बारे में आपको ऐसे आ सकता है। उसके बाद हमारे पास देखिए, आप जिस जिस तरह के हालात होते हैं जिस मुल्क के, वहाँ वो करंट ऐसे ज्यादा है। ये मैं आपको बता दूं, ये जो भी एग्जामिनर होता है या जो भी पेपर बनाता है, तो वो करंट जो चीजें होती हैं उस पे वो ज्यादा ऐसे वगैरह देता है, बच्चों को समझ में आ जाए कि मुल्क में क्या हो। तो आपके पास सबसे पहले पॉवर्टी पे आ सकता है ऐसे कि गुर्बत क्या है। तो गुर्बत के बारे में आपको ऐसे पढ़ जाने चाहिए, कोई भी किताब ले लें तो बहुत सारे, अगर आप ऑनलाइन भी देखेंगे तो आपको गुर्बत में ऐसे मिल जाएंगे, और उसके काजेज और उसके असबाब क्या है। तो इतना कोई मुश्किल नहीं है, ये आप अगर इसको पढ़ेंगे तो 200 अल्फाज तो लिखने आप लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरी चीज है पॉपुलेशन। देखिए, पॉवर्टी भी हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा है आजकल, बहुत ज्यादा लोग जो है वो उससे गुजर रहे हैं। और उसके बाद इन्फ्लेशन, ये सॉरी, इन्फ्लेशन तो आ गया। उसके बाद हमारे पास है पॉपुलेशन एंड इट्स ग्रोथ। आबादी भी हमारे मुल्क का बहुत बड़ा मसला है, और आबादी तो आपके पास ऐसे बढ़ रही है जो आपको अंदाजा भी नहीं है कि इस मुल्क के साथ क्या होने वाला है आइंदा 30-40 सालों में।
तो दूसरा इम्पोर्टेंट ऐसे है आपकी आबादी और उसके असबाब, जो बढ़ने के असबाब है उस पे आप लिख सकते हो। उसके बाद हमारे मुल्क में क्योंकि टेररिज्म बहुत रहा है, तो आप टेररिज्म और साइंस और इसके काजेस उस पे भी आप देख सकते हैं कि दहशतगर्दी के असबाब क्या है। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है, इस पे भी आए। मुस्लिम उम्मा के क्या मसाइल हैं, मुस्लिम उम्मा, क्योंकि हम अपना मुसलमान मुल्क जैसे हैं तो समझते हैं, तो मुस्लिम उम्मा के क्या मसाइल हैं, क्या चैलेंजेस हैं, ये भी आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हमारे पास जो ऐसे आ सकते हैं, वो हमारे पास एनवायरनमेंट का ऐसे आ सकता है कि ये जो क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट भी आ सकता है, क्लाइमेट चेंज के बारे में भी सवाल आ सकते हैं। सवाल से मुराद ये कि ऐसे आ सकता है। तो क्लाइमेट चेंज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ना चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट और डिक्लाइन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, ये दोनों आ सकते हैं। एक तो तालीम और वो जो जिसको कहते हैं क्वालिटी की तालीम, जो एक अच्छी तालीम, और दूसरा होता है डिक्लाइन, जिसमें क्वालिटी नहीं आती, मयारी तालीम नहीं आती। मयारी तालीम और मयारी तालीम के डिक्लाइन होना, खत्म होना, उसके असबाब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको आप पढ़िए और इसको आप याद करें। को एजुकेशन, उसके असबाब, उसके फवायद क्या है और नुकसान, कुछ लोग नुकसान समझते हैं, हम जैसे लोग तो ज्यादा उसके फवायद ही देखते हैं, लेकिन कुछ लोग उसके नुकसान भी देखते हैं। तो को एजुकेशन के बारे में लिखें और उसके जो फायदे आपको समझ में आते हैं। देखिए, ये अगर आप इंग्लिश में लिख सकते हैं तो अच्छा है, अगर नहीं लिख सकते हैं तो आपको उर्दू में मिल जाएंगे। आप उर्दू में अटेम्प्ट करें, 200 अल्फाज आप लिख सकते हैं, कोई इतना कोई मसला नहीं है कि आप इसको नहीं लिख सकते। देखिए, ये तो हो गए आपके कोई 7 8 आपके केसेस जिसकी आप तैयारी करें। इसके अलावा पर्सनल स्टेटमेंट में देखें, आपके पास पर्सनल स्टेटमेंट में आपको सिर्फ ये अपना पहला इंट्रो देना होता है कि मेरा ये नाम है और मैं इस शहर से ताल्लुक रखता हूँ, और इसके अलावा आप इंटरमीडिएट हैं, और मेरा जो भी आपके पास ऐसे का टॉपिक आए उसके बारे में अपना ख्यालात पूछते हैं। वो ख्यालात पूछते हैं, ओपिनियन पूछते हैं कि आपकी पर्सनल जो स्टेटमेंट है वो क्या है, अपना तारुफ करके फिर उसके बाद वो आप एक्स वाई जेड लिखें, जरूरी नहीं आप अपना नाम लिखें, लेकिन आप लिखें कि मेरा नाम ये है, मैं इंटरमीडिएट स्टूडेंट हूँ, और मैं अभी लॉ टेस्ट इसीलिए दे रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मुझे वकील बन जाऊँ, और वकील बनने का मुझे शौक है, या मुझे वकील बनने का शौक है इसीलिए मैं लॉ टेस्ट में मैं आज अपीयर हो रहा हूँ। तो उसके बाद तो मेरा ये ख्याल है। अब आपका ख्याल जो आपका टॉपिक होगा उसके बारे में होगा। अब टॉपिक क्या हो सकता है, मैं फॉर एग्जांपल आपको बता सकता हूँ। इस टॉपिक में आपको कोरोना के बारे में पूछा जा सकता है कि आपने कोरोना को कैसे फेस किया, आपके लिए वो कितना प्रॉब्लम था। इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपके लिए आप अच्छे टीचर किसको समझते हैं, कि अच्छा टीचर कैसा होगा, वो टीचर जो है उसका अपनी सोसाइटी में क्या रोल है। इसके अलावा वो ये भी पूछ सकते हैं कि हमारी ये मुल्क में पावर्टी के क्या असबाब, तो गुर्बत के क्या असबाब हैं। ये सवाल जो है ये कभी भी आपके पास मतलब है कि आ सकता है। सॉरी, थोड़ा सा लैपटॉप में प्रॉब्लम हो गया। तो इसके अलावा आपको ये पूछ सकते हैं कि भाई आप हमें बताएं कि आपका ख्याल क्या है पॉवर्टी के बारे में, को एजुकेशन के बारे में, जितने मैंने ऐसे आपको बताए वो सारे के सारे उसमें आपके ख्यालात और आपके स्टेटमेंट के बारे में वो पूछे जा सकते हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके 25 नंबर है आपके पास। इसके अलावा आपके पास इंग्लिश का जो दूसरा पोर्शन है उसमें आपको चैलेंजेस आएंगे, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए, उस इंग्लिश में आपको साइन एंड एंटोनिम पूछेंगे। जब आपके पास आपको इजी और आसान क्वेश्चन नहीं है तो साइन एंड एंटोनिम बहुत मुश्किल भी आते हैं। ठीक है, तो आपको साइन एंड पूछे जा सकते हैं और एंटोनिम पूछे सकते हैं। इसके 20 नंबर है टोटल इस क्वेश्चन पे। इसके अलावा आपको करेक्ट स्पेलिंग, 3 4 स्पेलिंग देंगे, उसमें एक सही होगा, उसको आपका इंतखाब करना होगा। और इसके अलावा करेक्ट सेंटेंस भी आपको दे सकते हैं कि कोई जुमला गलत होगा तो उसको आप सही लिखेंगे। प्रीपोजिशन उसमें आपको दिए जा सकते हैं कि ये प्रीपोजिशन है, और इन कोई भी आप प्रीपोजिशन इसमें से चुने। क्या है, जैसे ऑफ है, और इसके अलावा आपके पास इन है, एट है, इस तरह के बहुत सारे, ओवर है, अंडर है, तो इस तरह के जुमले लिखे होंगे तो आपको प्रीपोजिशन का सही इंतखाब करना होगा। ये हो गई आपकी इंग्लिश जिसमें आपके 20 नंबर हैं। देखें,
ये कुछ मुश्किल होते हैं। सबसे जो इसमें मुश्किल चीज है वो तो प्रीपोजिशन और साइन एंड एंटोनिम है। जिन बच्चों का इंग्लिश बैकग्राउंड अच्छा नहीं है उनके लिए थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आता है। हाँ, अब आते हैं हम लोग उस पे, जो हमारा तीसरा सब्जेक्ट है वो है इस्लामिक स्टडी। देखिए बेटा, इस्लामिक स्टडी कोई इतना मुश्किल नहीं है। हमारे पास हमारे बच्चे वैसे भी ज्यादातर ये लोगों को सुनते रहते हैं, जैसे तारिक जमील हो गया और दूसरे जो हमारे मौलवी हजरात हैं उनको सुनते रहते हैं। तो बहुत सारी चीजें हमको पता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सवाल उसका सिलेबस क्या है जो कंसाइज में आपको बताना चाहता हूँ। देखिए बेटा, उसमें सबसे पहले तो आपको हमारे प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में सवाल आ सकते हैं, उसकी फैमिलीज के बारे में सवाल आ सकते हैं, उसकी मक्की और मदनी लाइफ है, जिंदगी है, उसके बारे में आपके पास सवाल आ सकते हैं। ठीक है, ये जहन में रखिएगा। एक तो उसकी मदनी मदनी लाइफ, उसकी फैमिलीज के बारे में सवाल आ सकते हैं, उसने कितनी जंगें लड़ी हैं तो वो सवाल आ सकते हैं, असाबियों के बारे में भी सवाल आ सकते हैं। इसके अलावा कुरान शरीफ में आपको जो सवाल मिलेंगे तो आपको पूछा जा सकता है कि बाकी आयतें कितनी थी, मदनी आयतें कितनी थी, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है जिन नबीस का जिक्र है, नबियों का कुरान पाक में, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। जिन जंगों का जिक्र है गालिबन, जो हमारी दो तीन कुछ जो भी जंगों का जिक्र है उसमें कलाम पाक में, वो भी आपको उसमें पूछा जा सकता है कि कौन सा। इसके अलावा हमारे कुरान शरीफ में किस मशरूब का जिक्र है, किस खाने का जिक्र है, किस चीज का जिक्र है, तो वो भी आपको इस कुरान शरीफ के बारे में जितने सवाल आते हैं तो आपको पूछे जा सकते हैं। जंगों का जिक्र मैंने कर दिया, कुरान शरीफ में जंगों का कितना जिक्र है, ये भी कुरान शरीफ के सवाल आते हैं। और ये कब रिवील हुआ तो उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। रमजान शरीफ का भी एक आध सवाल आ सकता है, तो उसमें आप ये सवाल आप पूछेगा। इसके अलावा हमारे पास जंग को गालिबन गजवा ही कहते हैं, तो गजवा के बारे में, जितनी गजवा हुई है उसके बारे में आपको उससे सवाल आएंगे। तुर्फा रास्तीन के बारे में भी आपको सवाल आ सकते हैं, एक आध सवाल उसमें भी आ सकता है। इसके अलावा आपको जो हमारे पाक बुक्स हैं, जो इलामी बुक्स हैं, जो अल्लाह ताला ने किताब हमारे ऊपर नाज़िल की है, जो चार किताबें हैं वो किन नबियों पे उतरी हैं, तो वो उसके बारे में आपके पास आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। चार आपके पास जो किताबें हैं उनके बारे में सवाल आ सकता है कि ये किस पे उतरी थी, ये किस पे उतरी थी, तो ये सवाल आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ऑलमोस्ट इस्लामिक स्टडी कवर हो गई। इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपके पास मैंने जिक्र नहीं किया। इसके अलावा आपके पास कोई सवाल नहीं आएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये अगर आपको याद है तो आप समझे आपका इस्लामिक स्टडी आपको याद हो गई। ये इसमें से 10 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए, तो 10 में अगर आप 8 में निकाल लेते हैं तो नॉट फेल। उसके बाद हमारे पास जो चीज है वो है मैथमेटिक्स। देखें, लीस्ट इंपॉर्टेंस आपको मैथमेटिक्स अगर बैकग्राउंड नहीं है तो उसको दो। ये थोड़ा सा ट्रिकी और मुश्किल चीज है, लेकिन इसमें तीन चीजें इनका सिलेबस है जिसमें आता है। एक इसमें जो आता है वो अर्थमेटिक आता है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आता है, और तीसरा अलजेब्रिक आता है। ये तीन चीजें हैं जो इसमें ज्यादातर आती है। अब हम थोड़ी थोड़ी सी आपको डिटेल बता देते हैं क्या आ सकते हैं। अर्थमेटिक में नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है, तो फ्रैक्शंस आ सकते हैं, ऑपरेशन आ सकता है, और ये आपका देमास लॉ के बारे में पूछा जा सकता है, और उसके सवाल माइनस प्लस आपको सवाल दिए जा सकते हैं कि आप उसको करें। ठीक है, ये बिल्कुल अर्थमेटिक तो इतना आसान है, इसमें कोई ऐसी चीज आपके पास नहीं है। अलजेब्रा में इक्वेशन आ सकती है आपके पास, परसेंटेज आ सकता है आपके पास, एवरेज आ सकता है, प्रॉफिट लॉस के छोटे मोटे आपके पास सवाल आ सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास स्क्वायर के बारे में पूछ सकते हैं, नंबर्स के पास बारे में सवाल किए जा सकते हैं और उसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, पैरेललोग्राम के बारे में की जा सकती है, सर्कल के बारे में। ये चार पांच डेफिनेशन से जो आपको याद करनी चाहिए, तो इसके बारे में और उसका एरिया कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये आप कवर कर लेते हैं तो आप ऐसे समझे कि आपकी मैथमेटिक्स तो आपका हल। ठीक है, ये इसका सिलेबस है, इससे बाहर वो सवाल नहीं दे। देखो एक आध सवाल है, वो ऊपर नीचे हो सकता है, अदरवाइज इससे ज्यादा आपका सवाल मैथमेटिक्स, क्योंकि नंबर ही इसके 5 है। अब आते हैं हम जनरल नॉलेज के। देखें, मैथमेटिक्स की 5 नंबर मैंने बताया, लीस्ट टाइम इसको दें अगर आपकी मैथमेटिक्स बहुत वीक है।
और अगर आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं तो आप इसको ढूंढें, क्योंकि आपके 5 नंबर आ सकते हैं। कभी कभी बच्चों के नंबर 49 48 भी आ जाते हैं, तो उसके लिए मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। लेकिन आपका मैथमेटिक्स अगर कमजोर है तो आप इसको ज्यादा टाइम देने की कोशिश न करें, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, हमारे पास जो तीसरा सब्जेक्ट है वो है जनरल नॉलेज। देखिए बेटा, जनरल नॉलेज वैसे तो उसकी कोई लिमिट नहीं, लेकिन ये जो लेट में जनरल नॉलेज आती है ये कोई इतनी मुश्किल नहीं है। लेकिन मैंने आपसे कहा जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं इनके लिए मुश्किल है, और जो बहुत डरते हैं कि पता नहीं क्या आएगा, उनके लिए भी मुश्किल है। लेकिन कॉन्फिडेंट बच्चों के लिए ये मुश्किल नहीं है। अगर आप देखें, देखिए इसमें क्या सवाल आ सकते हैं। जनरल नॉलेज में सबसे फोकस क्वेश्चन आपका यूएनए होगा। यूएनए के सवाल आ सकते हैं, ठीक है, कि यूएन के कितने डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट ज्यादा मजबूत है, और आपके सेक्रेटरी जनरल जो है वो अब इसका नाम क्या है, या इससे पिछले वाले का नाम क्या है। यूएनओ की ऑर्गेनाइजेशंस का नाम आ सकता है, जैसे यूएनडीपी है, और बहुत सारे यूएन ऑर्गेनाइजेशन है, उनके हेड ऑफिस कहाँ है। ये सवाल आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। यूएन के बारे में भी आपको सवाल आ सकता है कि इनकी हेड ऑफिस कहाँ है, दफ्तर कहाँ है। तो ये सवाल आपके पास यूएन के ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पूछा जा सकता है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपके पास पूछा जा सकता है। यूरोपियन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज, इन दोनों के कैपिटल्स के बारे में सवाल आते हैं। याद रखिएगा, ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज इनके सबसे ज्यादा आते हैं। इनके कैपिटल्स के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, ये भी जनरल नॉलेज में सवाल आता है। इसके अलावा आपसे आपसे जो इंटरनेशनल दूसरे सवाल किए जा सकते हैं वो ये है कि आपको यूएस के बारे में ज्यादातर सवाल होते हैं कि उसके प्रेसिडेंट का नाम क्या है, इस प्रेसिडेंट का नाम क्या है, इससे पहले वाले प्रेसिडेंट का नाम क्या है। तो ये सवाल आपके पास आ सकते हैं। और अमेरिका के प्रेसिडेंट का मुआवजा कैसे होता है, इम्पीचमेंट क्या होती है। तो इस तरह के सवाल आपके पास आ सकते हैं। आपके पास इसके अलावा पाकिस्तान से भी सवाल आते हैं ज्यादातर इस जनरल नॉलेज में। तो कुछ सवाल होते हैं, तो आपके जो फेमस चीजें हैं उसके बारे में सवाल आ सकता है, जैसे क्रिकेट, जैसे आपके पास हॉकी। इनके सवाल भी आपके जनरल नॉलेज में आ सकते हैं। क्रिकेट के वर्ल्ड कप के बारे में, कब जीता और इंडिया ने कब जीता, तो इस तरह के सवाल आपके पास। 2020 कब जीता पाकिस्तान ने, एक दफा शायद पाकिस्तान ने T20 जीता, एक दफा 92 में इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीता था। तो इस तरह के सवाल आपके पास आ सकते हैं। किसी क्रिकेटर के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सवाल बहुत अहम हैं। इसके अलावा हमारे पास जो केटू है पहाड़, तो उसके बारे में भी आपकी उसकी ऊंचाई के बारे में पूछा जा सकता है। रिवर्स के बारे में पूछा जा सकता है, रिवर्स कितने हैं। डैम्स हमारे जो है वो कौन सा बड़ा डैम है, कौन सा छोटा डैम है। तो ये सवाल आपका तकरीबन आपकी जो ये जनरल नॉलेज है उसको तकरीबन आपको कवर कर देता है। अगर आपको ये चीजें याद हैं तो आप यकीन करें कि आपके सवाल हो जाएंगे। इसमें एक दो चीजें मैं और ऐड करता चलूं। देखिए इसमें ओआईसी के सवाल आ सकते हैं आपके पास, सात के सवाल आ सकते हैं आपके पास। तो ये इनको भी आप इंक्लूड करें, जैसे आपने यूएनओ को ऐड किया है तो इनके सवाल आप भी इसमें आ सकते हैं। तो 20 नंबर आपके इसके जनरल नॉलेज के हैं। अगर आपने कर दिया तो आपका इससे ज्यादा सवाल रहेगा, 10 दिन बहुत है अगर आप इसको करें। तो अब आते हैं, दो सब्जेक्ट और रह गए, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, दो तीन। पाक स्टडी। देखिए पाक स्टडी में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, फिर पाक स्टडी और जनरल नॉलेज में क्या फर्क है। लेकिन पाक स्टडी में आपसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जो ज्यादातर के 100% पाकिस्तानी सवाल होते हैं। तो पाकिस्तान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। पाकिस्तान के जो 3 कॉन्स्टिट्यूशन है, आप वकील बनना जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि कब आए थे। तो ज्यादातर 93 का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कब आया था, और ये कब एब्रोगेट हुए थे, अमेंडमेंट कितनी हुई है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड आपसे पूछा जा सकता है। डिक्टेटर्स के बारे में पूछा जा सकता है, कितने हमारे मुल्क में डिक्टेटर्स आए, ठीक है। तो ये सवाल आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन, डिक्टेटर्स के बारे में। आप सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था, और तीसरा गवर्नर, हमारे 4 गवर्नर जनरल आए, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में, उसका जस्टिस कौन सा है, पहला कौन सा है, अभी कौन सा है, कौन सा है। तो ये इस तरह के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो इसके सवाल आएंगे वो देखिए, नेशनल जो हमारे चीजें हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे आपकी नेशनल ड्रेस क्या है, आपका नेशनल बर्ड क्या है, नेशनल आपका परिंदा क्या है।
वेजिटल आपका एनिमल क्या है, इस तरह के सवाल इसमें आपके पास ये सवाल आ सकते हैं। तो ये 10 नंबर का है, ज्यादातर इतना कोई मुश्किल नहीं था। हमारे जो शायर हैं उनके बारे में आपको किसी मशहूर शायर का पूछ सकते हैं कि इसकी विलादत कब हुई, इसकी इसकी डेथ कब हुई। तो ये सवाल आपके पास पाकिस्तान की स्टडी के बारे में आपसे पूछे जा सकते हैं, किसी पॉलिटिशियंस के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये पाकिस्तान स्टडी है। और उसके बाद हमारे पास लास्ट जो है वो है उर्दू। देखें, सबसे आसान है, लेकिन मुझे नहीं पता, मैं हमेशा बात करता हूँ कि हमारा जुरिस्प्रूडेंस सारा इंग्लिश का है, सारा कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश है, कार्रवाई हमारी इंग्लिश में आती है, पता नहीं ये उर्दू मैंने क्यों दे दिया। उर्दू स्पीकिंग बच्चों के लिए भी मसला होता है, लेकिन ऐसे बच्चे जो पंजाबी हैं, जो सिंधी हैं, जो पश्तो स्पीकिंग है, उनके लिए तो ये उर्दू जो है ना वो बिल्कुल एक एडिशनल आप बर्डन डाला होगा। मेरे नजदीक ये उर्दू नहीं होना चाहिए, लेकिन है। तो ये उर्दू के बारे में भी आपके पास सवाल आते हैं। ये क्यों इस सिलेबस में डाला है ये मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो A लेवल और A2 लेवल करते हैं, उनका तो दूर दूर से कोई उर्दू का ताल्लुक नहीं होता, वो उर्दू पढ़ते नहीं हैं, लेकिन उनको भी बेचारों को ये पढ़ना पड़ता है, इसे मुश्किल मुश्किल अल्फाज जो उर्दू के उनको याद करने पड़ते हैं। देखिए, उर्दू में आपके पास मुफ्जात आ सकते हैं, वाहिद जमा आ सकते हैं, और उसके अलावा उर्दू इडियम्स आ सकते हैं, मुहावरे वगैरह, और उनकी मीनिंग आपसे पूछी जा सकती है। यही उर्दू में आता है। शोरा के शायर जो है हजरात, उनके नाम आ सकते हैं, और उनके वो कब पैदा हुए क्या आ सकता है। तो ये सब चीज आपकी उर्दू में आ सकती है। अल्फाज की मीनिंग आ सकती है, कुछ इस तरह के जुमले आएंगे जो उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो ये सारा आपका जो है ये सिलेबस है। अगर आप इसको देखेंगे तो मुझे यकीन है यू विल क्वालिफाई योर टेस्ट। ये टेस्ट इतनी मुश्किल नहीं होती, इतनी आसान भी नहीं होती। तो इसको सीरियसली लेंगे तो आई एम श्योर कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे। आखिरी बात में इम्तिहान देने वाले बच्चे जो अभी 13 को जाएंगे उनको बताना चाहता हूँ। देखिए बेटा, जब आप इम्तिहान देने जाएं, सबसे पहले आप अपना आप को जितना काम रख सकते हैं, आप बहुत ज्यादा हरी में नहीं होना चाहिए आपको, बहुत ज्यादा आपको उजलत नहीं करनी चाहिए आपके पेपर देने में। देखिए, आप पेपर जाए बड़े सुकून के साथ जाकर बैठें, और उसके बाद आप कोशिश करें जब आपके पास उनकी जो इंस्ट्रक्शन आती है उस इंस्ट्रक्शन के बाद आपको जो भी येलो या ग्रीन जिस तरह का भी आपको क्वेश्चन मिलता है, फिर उसको पढ़ें। देखिए, आपको फैसला करना होगा कि आपको पहले कौन सा क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो आपको बबल्स फिल करने होते हैं। सबसे पहले आपको जो आसान लगता है वो सवाल आप करें, बबल्स को आप सही तरह से फिल करें। तो आपके पास ये जो सवालात हैं, ये इसमें जो एसेज हैं वो कम से कम आपको आधे पौने घंटे तक आपको कर देना चाहिए। एसेज के बाद आपके पास है 75 आपके पास MCQ, और MCQ के बाद आपके पास तकरीबन 1.5 मिनट लगता है, लेकिन 1 मिनट से ज्यादा आप कोशिश करें आपका टाइम जाया नहीं हो आपके MCQ करने में। अगर होता है तो आप समझे कि आपका टाइम जाया होगा। तो आप सबसे पहले जो आपको आसान लगता है उस क्वेश्चन को जाकर करें, और उसके बाद इसी तरह जैसे जैसे आप जिस क्वेश्चन में ज्यादा कॉन्फिडेंट है उस सेक्शन को आप जाकर आप करें, तो इंशाल्लाह आप क्वालिफाई। बहुत शुक्रिया।